सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम टू एजलाइट उन्ना ऑनलाइन क्लासेस। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, कल हम लोग कर रहे थे, अभी तक जो हम लोगों ने किया था कल तक, जो कल के लेक्चर में हम लोग किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो हमने क्या बात की कि जो धार्मिक थी उसका विकास हुआ, उस धर्म के विकास के साथ साथ जो महाजनपद थे उनकी डेवलपमेंट हुई, और 16 महाजनपदों की हम लोगों ने बात की। और उन 16 महाजनपदों में से एक जनपद जो सबसे बड़ा जो सामने आता है, उस जनपद के जब बारे में बात करते हैं, तो उस जनपद की जब हम बात करते हैं तो वो था मगध। तो मगध जनपद की हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था, उसके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने कि मगध की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, जो मगध जो राज्य था उसकी जो डेवलपमेंट हुई, जो मगध की इस्टेब्लिशमेंट हुई, वो सबसे पहले बिंबिसार के द्वारा किया जाता है। हर्णायक वंश की स्थापना होती है। उस हर्णायक वंश के अंदर क्या होता है कि आपकी जो आपकी मैट्रिमोनियल रिलेशन से बिंबिसार जो इस्टेब्लिश करने की करता है, उसके बाद उसके डिफरेंट राजा आते हैं, लाइक अजातशत्रु आते हैं, उदयन आते हैं। उसके बाद जो सेकंड डायनेस्टी थी, दैट इज नोन एज द शिशुंग वंश या शिशुनाग वंश, जिसे शिशुनाग ने इस्टेब्लिश किया था, जिसका जो फेमस राजा कालाशोक की हम लोगों ने बात की थी। उसके बाद जब तीसरी बात आती है, जो तीसरा राजशाही डेवलप हुई थी वो नंदा हुई थी। और मैंने बात की थी कि नंदा डायनेस्टी जो थी वो मगध की स्ट्रॉन्गेस्ट डायनेस्टी में से एक थी, जहां मगध स्ट्रॉन्ग पावर के ऊपर बढ़ चुका था। और उस टाइम फॉरेन इन्वेंशन भी होना शुरू हो गई थी। फॉरेन इन्वेंशन की हम लोगों ने बात की थी कल कि दो मेन फॉरेन इन्वेंशन हुई है इंडिया के अंदर, वन इज पर्शियन एंड द सेकंड वन इज द ग्रीक्स। ठीक है, तो सबसे पहले पर्शियन आते हैं और दूसरे कौन से आते हैं, ग्रीक्स आते हैं। तो इन फॉरेन इन्वेंशंस को देखते हुए हमने बात की थी कि कौटिल्य जो तक्षशिला के अंदर टीचर था, अध्यापक था तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अंदर, वो कहाँ आता है, नंदा डायनेस्टी के पास आता है कि सभी को राजाओं को जोड़ने के लिए आप, ताकि जो फॉरेन पावर इंडिया के अंदर इन्वेड कर रही है उनको ताकत से रोका जा सके। लेकिन उसके बाद उसकी बेइज्जती कर देता है, उसके अंदर कोर्ट में उसकी इंसल्ट करता है। उसके बाद वो क्या करता है, शब्द लेता है कि हम इस नंदा डायनेस्टी को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो उसी चेंज करने के बाद एक फोर्थ डायनेस्टी था, फोर्थ डायनेस्टी की जिस हम लोगों ने बात की थी, जिसका नाम था मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी थी, मौर्यन डायनेस्टी थी। और मौर्यन डायनेस्टी की हम लोगों ने बात की थी कि मौर्यन डायनेस्टी जो थी वो सबसे वृद्ध, सबसे पावरफुल डायनेस्टी जो उभर के आई थी उस टाइम, वो थी जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, और इसको राजा बनाने में जो हेल्प करते हैं उनका नाम था कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य। ठीक है, जिन्होंने अर्थशास्त्र भी लिखा है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त की स्टैब्लिश होती है और क्या करता है, जो नॉर्थन पार्ट था इंडिया का, मतलब आपका पाकिस्तान से लेकर मगध, जो ऊपर वाला हिस्सा इंडिया का, कहाँ से लेकर, अफगानिस्तान से लेकर आपका बांग्लादेश तक या बंगाल तक। ठीक है, ये जो पूरे का पूरा हिस्सा था एमपी तक, यहाँ पर एमपी, और ऊपर सारा का सारा नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो मतलब नॉर्थ इंडिया आपका कौन सा था, बंगाल, उसके बाद मध्य प्रदेश और अफगानिस्तान तक जो था वो इस एरिया को कवर कर लेता है। ठीक है, जिसके अंदर वो सेल्यूकस निकेटर के साथ भी लड़ाई करता है, जिसमें वो जीत जाता है। और जीतने के बाद क्या होता है, जो सेल्यूकस निकेटर था अपनी बेटी की शादी कर देता है, किसके साथ, चंद्रगुप्त के साथ। और दूसरा मैट्रिमोनियल रिलेशन एस्टेब्लिश कर देता है। और सेकंड, उसका जो कोर्टियर था, उसके जो एक लेखक था, उसको राजदूत बना के कहाँ भेज देता है, चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में भेज देता है, जिसका नाम था मैग्नेस्थीस। ठीक है, तो मैग्नेस्थीस वही मैग्नेस्थीस जिसने चंद्रगुप्त के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, वो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करता था, और उसने बुक भी लिखी हुई है जिसका नाम था इंडिका। इंडिका। ठीक है, तो हमने इसके ऊपर बात की थी। उन्होंने बात की थी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने बाद में जैन धर्म को, ठीक है, किसने, जैन धर्म को अपना लिया था। और जैन धर्म को अपनाने में जो उसकी हेल्प की थी वो की थी भद्रवाहु ने। ठीक है, तो किसने हेल्प की थी, भद्रवाहु ने हेल्प की थी। और बाद में वो श्रवणबेगोला, कर्नाटका के अंदर चले जाते हैं, श्रवणबेगोला में चले जाते हैं, वहां पे जाके क्या करते हैं, अपने आप को फास्ट पे चले जाते हैं, जिसके बाद क्या हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो कर्नाटका में जाके उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद दूसरा जो राजा था जिसके ऊपर बात हम लोगों ने कल की थी, उस राजा का नाम था बिंदुसार। ठीक है, तो बिंदुसार की हम लोगों ने बात की थी कि जो बिंदुसार था वो किसका बेटा था, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। ठीक है, तो बिंदुसार के ऊपर हम लोगों ने बात की थी कि बिंदुसार जो था वो फेट में मारने वाला था। कौन सा धर्म मारने वाला था, अजीविकास। किस धर्म को मारने वाले थे, वो मारने वाले थे अजीविकास को। और
आजीविका को मानने वाला था बिंदुसार, और ऑटोमेटिकली क्या था, इस आजीविका को मानते थे। जीविका मतलब फेट, किसमें मानते थे वो, फेट में मानते थे, मतलब अपनी किस्मत में मानते थे कि जो लिखा है वही होगा। ठीक है, तो बिंदुसार जो था इसने बेसिकली अमित्र घात भी कहा जाता है, इसके क्वेश्चन भी आता है अमित्रा घात। ठीक है, अमित्र घात भी कहा जाता है, किसको, बिंदुसार को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बिंदुसार जो था वो आपकी बेसिकली 2 कैपिटल बनाता है इसकी। ठीक है, बेसिकली सेंट्रलाइज थी, सारा का सारा जो काम होता है वो पाटलिपुत्र से, कहाँ से, पाटलिपुत्र। ठीक है, सारी की सारी पाटलिपुत्र से शुरू होता है, वेल सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी थी। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं ये छोटी छोटी कैपिटल्स, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य हो जाता है, उधर कंधार तक, पाकिस्तान तक, और इधर एमपी तक, अवंती तक या उज्जैन तक हो जाता है। तो बेसिकली क्या है, इसकी 2 कैपिटल हो जाती हैं बाद में, जिसका नाम था तक्षशिला एंड द सेकंड वन था उज्जैन या अवंती, जिसको अवंती भी कहा जाता है, उज्जैन। ठीक है, तो बिंदुसार क्या करता है, ये उस टाइम करता है। और बिंदुसार जो तक्षशिला का जो हेड है उसे सुशीम, मैंने कल ही बताया था, सुशीम को तक्षशिला का बना के, गवर्नर बना के भेज देता है, और उज्जैन का गवर्नर जो वो अशोक को बनाता है। ठीक है, अशोक का जो कहाँ का गवर्नर होता है, उज्जैन का गवर्नर होता है। और इस उज्जैन के गवर्नर के साथ होता क्या है कि ये यहाँ पे रूल कर रहा होता है, यहाँ विद्रोह होता है जिसको अशोक दबा देता है। तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है, वहां पे भी अशोक दबाने दबाता है, क्योंकि सुशीम से दबाया नहीं, वो उसको कंट्रोल नहीं हो पाता। उसके बाद अशोक उसको भी जगह करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट राजा है जो इस मौर्य डायनेस्टी का जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा था वो था अशोक, क्योंकि ये इकलौता राजा था जो दिग्विजय से धम विजय की तरफ आया था। कहां से, दिग्विजय से दम विजय की तरफ। दिग्विजय से मतलब लोगों को जीतने से कहां के आया था, धर्म की तरफ आया था, अहिंसा की तरफ आया था। तो ये इंपॉर्टेंट इस राजा के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है मौर्य डायनेस्टी का, जिसने जो एक अखंड भारत, मैंने बात की थी, जो अखंड भारत की एक नींव जो चाणक्य ने रखी थी, उस नींव को जो पूरा करने का श्रेय जाता उस टाइम वो अशोक को जाता था। ठीक है, तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सबसे पहले तो अशोक है, उसके बाद डिक्लाइन ऑफ मौर्य की हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से काम आज का जो टॉपिक है वो यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, हाँ, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो अशोक से शुरू होता है। ये तो था पिछले कल का जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, आज की जो चीज शुरू होती है वो अशोक से शुरू होती है। ठीक है, अशोका। ठीक है, अशोक को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है चंड अशोक। चंड अशोका, चंड अशोका का मतलब होता है क्रूरल अशोक। क्रूरल का मतलब ये बहुत निर्दयी माना जाता है इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर क्या माना जाता है कि बहुत निर्दयी था ये। ठीक है, मतलब मार काट उसमें ना बड़ा ज्यादा माफ नहीं करता था। इसने बहुत सारे ऐसे जेलें बना रखी थी जहाँ प्रताड़ना वगैरह दी जाती थी। खतरनाक होने की वजह से एक साहसी राजा भी था। ठीक है, एक डेंजरस, एक पावरफुल किंग भी था। इसकी जो सोच थी वो बड़ी थी, और इसने अपने कार्यकाल के दौरान यहाँ मगध से लेकर अफगानिस्तान, मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर बंगाल, ठीक है, इधर केरला, तमिलनाडु तक। ठीक है, तमिलनाडु तक क्या कर लिया था, एक पूरे का पूरा अपना जो राजपाट था, मतलब अप्रोक्सीमेटली पूरे इंडिया को क्या कर लिया था, पाकिस्तान से लेकर यहाँ बंगाल तक का जो पूरा का पूरा एरिया था उसको क्या कर लिया था, इसने कवर कर लिया था, जीत लिया था। किसने, अशोक ने। ठीक है, सबसे वही अप्रोक्सीमेटली 268 बीसी में राजा बनता है और 232 बीसी तक राजा रहता है। ठीक है, 268 बीसी से लेकर 232 ईयर की एज तक बीसी तक ये राजा रहता है। और जब ये राजा रहता तो उसने अप्रोक्सीमेटली पूरी इंडिया को क्या मतलब जीत लिया, क्योंकि इंडिया के जो आप पुराने जब हम लोग जनपद देख रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि कंधार तक थे। ठीक है ना, कंबोज, गंधार, तो सारे के सारे जो भी जनपद थे सभी पूरे इंडिया को जीत लिया था इसने। ठीक है, और जब ये जीतता था तो ऑटोमेटिकली उसको कवर करता जाता था। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जब यहाँ से ये इसने जीतना शुरू किया, किसने, इसने जीतना शुरू, अफगानिस्तान तक जीता इसने, तो पूरे का पूरा इंडिया इसके कब्जे में इसने कर लिया। और इसके लाइफ की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मानी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी बैटल ऑफ कलिंग। बैटल ऑफ कलिंग। ठीक है,
बैटल ऑफ कलिंगा या बैटल ऑफ कलिंग कहा जाता है इसकी लाइफ की, जो इसने लाइफ चेंजिंग बैटल थी इसकी लाइफ की, जिसने इसकी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया, जिसका नाम था बैटल ऑफ कलिंग। और इस बैटल ऑफ कलिंग के अंदर क्या हुआ था, कलिंग मतलब प्रेजेंट उड़ीसा, प्रेजेंट उड़ीसा, जो प्रेजेंट उड़ीसा है, ठीक है, उस वो कलिंग के नाम से जाना जाता था उस टाइम। तो कलिंग एक बड़ी शक्तिशाली रियासत हुआ करती थी। चंद्रगुप्त मौर्य और दूर दूर से बिंदुसार इसको ऊपर कवर अप नहीं कर पाए थे, तो इसको जीतने के लिए बैटल ऑफ कलिंग हुई थी प्रेजेंट उड़ीसा के अंदर, ठीक है। तो इस बैटल ऑफ जो कलिंग था, इसने पूरे का पूरा किसको चेंज कर दिया, इस अशोक को चेंज कर दिया था, ठीक है, ठीक है। किसको चेंज कर दिया गया था, इस पूरे के पूरे अशोक को चेंज कर दिया बैटल ऑफ कलिंग ने, और इसने बुद्ध धर्म को अपना लिया, बुद्ध धर्म, ठीक है। कौन से धर्म को अपना लिया, बुद्ध धर्म को अपना लिया। और इसको बुद्ध धर्म में कन्वर्ट करने वाले पर्सन का नाम था, जिसने इसको शिक्षा दी थी, जिसने अशोक को बौद्ध बनाया था, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, उसका नाम था उपागुप्त, ठीक है। याद रखना ये बौद्ध इन्वेंट पर्सन का नाम है उपागुप्त। उपागुप्त मतलब एक बौद्ध भिक्षु था, मोंक था, जिसने अशोक को बुद्धिज्म की शिक्षा दी थी। किसकी शिक्षा दी थी, बुद्धिज्म की शिक्षा दी थी अशोक को। और जब इसने अशोक को बुद्धिज्म की शिक्षा दी, फिर इसी अशोक ने ये कन्वर्ट हो गया कहां से, सही क्लास, फोन आ गया था, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि चंड अशोक से कहां पे कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्टेड इनटू चंड अशोक टू, कहां पे कन्वर्ट हुआ, चंड अशोक से कन्वर्ट हुआ धम्म अशोक, धम्म अशोका। कहां से कन्वर्ट हुआ, चंड अशोक से धर्म अशोका, मतलब क्रूअल अशोक से कन्वर्ट हो गया ये। सॉरी क्लास डिस्टर्बेंस के लिए, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कहां पे, कि जो चंड अशोक था, चंड अशोक धम्म अशोक की तरफ कन्वर्ट हो जाता है, और धम्म अशोक की उसमें 250 BC में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, थर्ड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। कहां पे, वो कहां पे होती है, तमिल, उसके ऊपर लिटरेचर के अंदर होती है, उस पे अपना सॉरी तमिल लिटरेचर ही, तमिल की तरह तो बाद में बात करो, ठीक है। तो 250 BC के अंदर थर्ड बुद्धिस्ट पाटलिपुत्र के अंदर, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि आपकी जो अभिधम पिताका थी उसको क्या किया गया था, पूरा किया गया था, ठीक है। तो ये थी अशोक के बारे में, जो अशोक की किस तरीके से उसने जीता 261 BC में, 261 BC में बैटल ऑफ कलिंग हुई, ठीक है, 260 बैटल ऑफ कलिंग हुई। इस कलिंग के बाद उसने उसको चेंज कर दिया अशोक को, और अशोक को शिक्षा दी थी बौद्ध किसने बनाया था, उपागुप्त, ठीक है। उसके बाद फिर वो चंड अशोक से किस तरफ कन्वर्ट हो जाता है, धम्म अशोक की तरफ, या दिग्विजय से धम्म विजय की तरफ, ठीक है, दिग्विजय से धम्म विजय की तरफ। अब यहाँ पे एक टर्म आ रही है धम्म, धम्म का मतलब बुद्धिज्म में धर्म होता है कि नॉन वायलेंस, बहुत सारी चीजें थी, 5 बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर इसने काम किया था, ठीक है, बड़ों को आदर, पेरेंट्स को आदर, ठीक है, नॉन वायलेंस, ठीक है, अहिंसा, तो इन चीजों के ऊपर उसने बात की थी। तो वो सारी की सारी क्या थी, धम्म विजय की तरफ इसको कहा जाता है कि धम्म विजय की तरफ कन्वर्ट हुए। और इस धम्म विजय के ऊपर काम करने के लिए, ये जो धम्म विजय थी, इसको काम करने के लिए उसने बहुत सारे एडिक्ट्स, अभिलेख बनाए, ठीक है। इसने क्या किया, डिफरेंट अभिलेखों के ऊपर काम किया, धम्म विजय की तरफ क्या किया, डिफरेंट अभिलेखों के ऊपर काम किया। तो अभिलेख जो थे, जो एडिक्ट्स थे, ठीक है, जो अभिलेख थे जिनके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है, एडिक्ट्स, ठीक है, एडिक्ट्स जो थे वो डिफरेंट एडिक्ट्स थे जिसके ऊपर क्वेश्चन पुट होता है आपका, ठीक है। तो बेसिकली एडिक्ट्स जो थे, अभिलेख थे, इसमें जो मेनली थे आपके 7 पिलर एडिक्ट्स हैं, पिलर, ठीक है, 7 पिलर एडिक्ट्स थे, और 14 आपके रॉक एडिक्ट्स थे, ठीक है, 7 पिलर एडिक्ट्स थे, और दूसरे थे आपके 14 रॉक एडिक्ट्स थे, जिनके ऊपर इसकी इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं, ठीक है। इंस्क्रिप्शन मतलब जो इसमें लिखा गया है, तो इसमें लिखने के लिए जो भाषा का इस्तेमाल, लैंग्वेज जो यूज हुई है, जो भाषा का इस्तेमाल, जो लैंग्वेज यूज हुई है, वो बेसिकली 2 मेन भाषाएं थी, ठीक है, जिसके हम बोलते हैं स्क्रिप्ट, 2 में स्क्रिप्ट थी, ठीक है। वन इज अ ब्रह्मी स्क्रिप्ट, जिसके अंदर उसने
कौन सी भाषा का प्राकृत, ठीक है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट थी और उस ब्रह्मी स्क्रिप्ट के अंदर प्राकृतिक भाषा का इस्तेमाल किया था, प्राकृतिक जो भाषा थी उसका यूज करना शुरू किया था, ठीक है, प्राकृतिक भाषा का यूज था। दूसरी खरोष्टी, दूसरी कौन सी थी, खरोष्टी, दूसरी भाषा कौन सी थी, सेकंड लैंग्वेज इज खरोष्टी। तो पहली ब्रह्मी स्क्रिप्ट थी, सेकंड इज द खरोष्टी स्क्रिप्ट, जिसके ऊपर बात की थी उन लोगों ने, ठीक है। तो ब्रह्मी के बाद जो खरोष्टी स्क्रिप्ट थी उसके ऊपर बात हुई थी, ठीक है, खरोष्टी स्क्रिप्ट जिसमें अरामिक और ग्रीक लैंग्वेज, ठीक है, कौन सी भाषा, ग्रीक, अरामिक और ग्रीक भाषा जिसका इस्तेमाल किया गया इन स्क्रिप्ट को लिखने के लिए, डिस्क के ऊपर जिसके वो है आपकी इन स्क्रिप्ट को जो लिखा गया उसको लिखने के लिए कौन कौन सी लैंग्वेज, दैट इज ब्रह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृतिक स्क्रिप्ट की बात किया। खरोष्टी स्क्रिप्ट दो मेन थी, एक ब्रह्मी स्क्रिप्ट और दूसरी कौन सी थी, खरोष्टी। ब्रह्मी के अंदर जो भाषा थी दैट इज प्राकृतिक लैंग्वेज एंड खरोष्टी के अंदर जो भाषा दैट अरामिक और ग्रीक। इस भाषा को, इस लैंग्वेज को पढ़ने का जो श्रेय जाता है वो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, ठीक है, जो क्या नाम था उसका, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था जिसका नाम, इसका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जिसने इसको पहली बार पढ़ा था, ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन था जिसने इस इंस्क्रिप्शन को पढ़ने में अपने आप को इस्तेमाल किया था वो थे आपकी, उसका नाम था जेम्स, क्या नाम था उसका, उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप, क्या नाम था, प्रिंसेप। इसका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है, जेम्स प्रिंसेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। जेम्स प्रिंसेप वो पर्सन था जिसने जो आपकी भाषा थी, जो उन इंस्क्रिप्शंस के ऊपर, उन एडिक्ट्स के ऊपर जो लैंग्वेज लिखी गई थी, उस लैंग्वेज को पढ़ने के लिए जो सबसे पहले पर्सन था जिसका नाम आया था, जिसने उस लैंग्वेज को पढ़ा था, मतलब डिकोड किया था, उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। और जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था, ब्रह्मी स्क्रिप्ट के ऊपर मतलब सॉरी दोनों भाषाओं को पढ़ा था। उसने बताया था कि ये सारी की सारी स्क्रिप्ट जो है वो जो बुद्ध धर्म को अपना लेता है, जो बुद्ध धर्म को अपनाता है, जो कलिंग वार होता है उसके बाद होता है, तो उसके बाद जब बौद्ध धर्म की तरफ चला जाता है तो इस बेसिकली ये माफीनामा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली दम विजय के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग उसके पिलर्स के ऊपर ये सब चीजें लिखी गई हैं कि माफीनामा काइंड ऑफ मान सकते हो कि माफीनामा जो अप्रोक्सीमेटली पूरे इंडिया में फैला हुआ है, आपके पाकिस्तान से लेकर गंदार से लेकर साउथ में, सेंट्रल ईस्ट इंडिया में, दिल्ली के पास, तो बहुत सारे ऐसे पिलर्स हैं जो बनाए हुए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, सारनाथ का स्तूप भी बनाया हुआ उसने, सारनाथ का पिलर जो है, सारनाथ का जो पिलर है वहां से उसने क्या ले रखा है, सारनाथ का आपको पता है नेशनल एम्बलम कहां से लिया है, नेशनल एम्बलम है ना, सारनाथ से ले रखा है, तो वो भी एक अशोक पिलर था, ठीक है। सारनाथ कहाँ पे, यूपी में, जहां से क्या लेकर रखा आपका जो सारनाथ पिलर था, जो सारनाथ पिलर वहां से आपका क्या ले रखा है, वहां से आपका नेशनल एम्बलम का जो सिंबल है, नेशनल एम्बलम का जो सिंबल है, ठीक है, उसकी मतलब वो वहां से लिया गया, सारनाथ यूपी में जो उसका पिलर है वहां से लिया गया। तो ऑटोमेटिकली क्या है कि इन इंस्क्रिप्शंस के बारे में यहाँ पे है, ठीक है। इसमें एक इंस्क्रिप्शन जो आपको थोड़ी सी याद रखनी है, ठीक है, जो आपकी रोक इंस्क्रिप्शन है, इस रोक इंस्क्रिप्शन में जो 13th रोक इंस्क्रिप्शन है, 13वीं रोक इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये पूछा जाता है पेपर में कई बार, ये किससे रिलेटेड है, 30 रोक इंस्क्रिप्शन जो रिलेटेड है वो विक्ट्री ओवर कलिंग, ठीक है, विक्ट्री ओवर कलिंगा के ऊपर जो विक्ट्री है उसके ऊपर बात होती है किसकी, 13 पिलर की, सॉरी पिलर नहीं, 13 रोक इंस्क्रिप्शन की बात, ये इंपॉर्टेंट पेपर में कई बार पूछी गई है कि जो 13 रोक इंस्क्रिप्शन है वो किसके ऊपर है। और दूसरा था आपका एक आपकी दूसरी एक और रोक इंस्क्रिप्शन, दैट इज नोन एज द 11th रोक इंस्क्रिप्शन। कौन सी, 11th रोक इंस्क्रिप्शन, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां पे धम को क्या किया गया, इलेबोरेट किया गया है, ठीक है, धम को क्या किया गया है, इलेबोरेट किया गया है, किसमें, 11th जो आपकी रोक इंस्क्रिप्शन है वहां पे दो चीजें याद है। तो धम को किस रोक इंस्क्रिप्शन के ऊपर इलेबोरेट किया गया, वो थी आपकी 11th, और उसके बाद रोक एडिक्ट्स की मैं बात करूं तो 13 के अंदर विक्ट्री ओवर कलिंग। तो ये दो रोक ऐसी हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसके ऊपर जो क्वेश्चन पुट होता है। और सेकंड यहाँ पिलर की बात करूं तो जो सेकंड पिलर है, सेकंड पिलर के ऊपर
धम्म की परिभाषा लिखी है, ये सेकंड पिलर के ऊपर क्या है, वो धम्म से रिलेटेड है आपका। तो ये 3 आपको याद रखने पेपर के लिए, केवल पूछ ली जाते हैं लेकिन डीप आएगा नहीं, लेकिन हाँ फिर भी आ जाता है तो आपको याद रखना है कि 13 किससे रिलेटेड है, विक्ट्री ओवर कलिंग। उसके बाद आपकी 11th धम्म को इलेबोरेट करती है, ये रॉक इंस्क्रिप्शन की बात कर रहा हूँ। पिलर के अंदर जो सेकंड है वो धम्म को इलेबोरेट करती है, धम्म मतलब पॉलिसीज के ऊपर। तो ये था आपका अशोक के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अशोक अप्रोक्सीमेटली 232 BC में इनकी डेथ हो जाती है, किसकी, अशोक की। अब अशोक के थोड़े से कुछ इकोनॉमिक और उसकी बात करें हम लोग, किसकी बात करें, अशोक के कार्यकाल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ठीक है। अशोक की एडमिनिस्ट्रेशन उसकी बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें हम लोग, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो बेसिकली टोटली सेंट्रलाइज्ड क्या कहते हैं उसको, एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था अशोक के टाइम में। जो मतलब मौर्य थे, मौर्य का एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, अशोक के नहीं, मौर्यन के एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। तो मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो था वो बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, जो एक जगह से अपनी अलग अलग जगह को क्या करता था, कंट्रोल करता था। बाद में जैसे शासनकाल बड़ा हुआ तो इसकी 4 मेन कैपिटल में कन्वर्ट हुआ, ये मैंने कल भी लिखा दी थी। 4 मेन कैपिटल थी, 1 इज तक्षशिला, सेकंड 1 इज द उज्जैन, थर्ड 1 इज द कलिंग, कलिंगा, और 4th 1 इज द स्वर्णगिरी। 4th कौन सा था, स्वर्णगिरी। ये 4 उसमें, स्वर्णगिरी मतलब साउथ में, ठीक है। तो 4 में क्या हुआ, इसको ये 4 कैपिटल में कन्वर्ट हुआ, डिवाइड हुआ इसके बाद ये जो आपका था, ठीक है। इसके जो मंत्री होते थे, ठीक है, उसे अध्यक्ष, जो महामंत्री होता था उसे अध्यक्ष कहा जाता था, महाअध्यक्ष कहा जाता था। उसके बाद युक्ताज हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद आपके युक्ताज, बेसिकली युक्ता जो होते थे वो रिवेन्यूज के लिए हुआ करते थे। युक्ताज किसके लिए होते थे, रिवेन्यू, ठीक है। तो बहुत सारे मिलेंगे लेकिन कुछ मेन में बता रहा हूँ। युक्ता जो होता था वो रेवेन्यू के लिए होता था। उसके एक था सीता अध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया पेपर में। सीता अध्यक्ष जो कहा जाता था, वो सीता अध्यक्ष जो थे वो आपके कौन होते थे, सीता अध्यक्ष जो थे वो आपके एग्रीकल्चर हेड को क्या कहा जाता था, एग्रीकल्चर हेड को कहा जाता था सीता अध्यक्ष कहा जाता था, ठीक है। और इनका जो क्या कहते हैं इकोनॉमी की होता था वो कॉइन्स के अंदर होता था, कॉइन्स के अंदर होता था। किसके अंदर होता था, कॉइन्स कौन से थे, सिल्वर कॉइन्स के अंदर सारे का सारा इनका ट्रेड होता था। उन्हें पण कहा जाता था, पण, ठीक है। क्या कहा जाता था, पण। ये बहुत मेरा क्वेश्चन है। कॉइन जो होते थे वो किसे हो जाते थे, सिल्वर के होते थे, और उन्हें क्या कहा जाता था, पण कहा जाता था। अलग अलग करेंसी, ठीक है। गोल्ड कॉइन बाद में इंडो ग्रीक इशू करते हैं, तो याद रखना जो कॉइन्स था वो पहले सिल्वर कॉइन इशू करते थे, और सिल्वर कॉइन्स जो थे वो किसे क्या कहा जाता था, पण कहा जाता था। ये बहुत मेरा क्वेश्चन पेपर के लिए, पण क्या थी, एक करेंसी थी किसके टाइम में, मौर्यन के टाइम में, ठीक है। मौर्यन के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो थी कॉइन्स, और कॉइन जो था तो सिल्वर के हुआ करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, पण कहा जाता था, ठीक है। तो अब अगर बात करूं मैं कॉइन्स की बात, पण की बात करूं, सिल्वर कॉइन था, हाँ पण की मैं बात करूं। उसके बाद इनका जो स्पाई सिस्टम था, स्पाई थे इनके पास, मतलब ये जासूसी वगैरह का जो काम होता था वो भी होता था। इसमें जो स्पाई सिस्टम के दो तरह के थे, वन इज नोन एज द संस्थान। दो तरह के स्पाई सिस्टम थे, वन इज द संस्थान और दूसरे संचारी। संस्थान और संचारी दो स्पाई सिस्टम के अंदर हुआ करते थे, संस्थान और संचारी, ठीक है। तो दो स्पाई सिस्टम जो था वो इसके अंदर प्रिवेल करता था एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। अमात्या इंपॉर्टेंट पोस्ट होते, महामात्या महामात्या जो थे वो किसके कार्यकाल में थे, वो सारे के सारे मौर्यन के कार्यकाल में थे, ठीक है। तो अब हुआ क्या, अब यहाँ से स्टोरी चेंज होती है। फिर यहाँ क्या होती क्या है कि जब अशोक की डेथ हो जाती है, यहाँ तो था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं। अब यहाँ से थोड़ी सी स्टोरी चेंज होती है। अब स्टोरी में क्या चेंज आता है, स्टोरी में चेंज ये आता है, ठीक है। स्टोरी में क्या चेंज आता है, स्टोरी में चेंज आता है कि 232 BC में आपकी अशोक की जब डेथ हो जाती है,
तो जो उसके बाद के राजा थे, क्योंकि बुद्धिज्म को, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए, इसने बौद्ध धर्म को अपनाया है। हिमाचल में क्वेश्चन आता है कि हिमाचल के अंदर बौद्ध धर्म फैलाने का जो श्रेय जाता है, जो बुद्धिस्ट रिलीजन है उसको जब हिमाचल के अंदर फैलाया गया था तो उसको श्रेय किसको जाता है? तो उसका आंसर है अशोक को। ठीक है, किसने फैलाया था? अशोका ने। ठीक है, हिमाचल के अंदर जो बौद्ध धर्म था उसे किसने फैलाया था? अशोक ने फैलाया था। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी आंसर दे सकते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए उत्तर में किसे भेजा था और दक्षिण में श्रीलंका में किसे भेजा था? ठीक है, तो 2 लोग गए थे उसके वहां से, किसको? बुद्ध धर्म को आगे फैलाने के लिए, बुद्ध धर्म को जैनिथ्स में लेके जाने के लिए अलग अलग अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना तक इन लोगों ने फैलाया, नीचे श्रीलंका तक ये लोग जाके आए। तो अशोक के टाइम में जो बौद्ध धर्म था उसको क्या कहते हैं, उसको स्प्रेड करने के लिए 2 लोग गए थे। आप लोगों को उनका नाम बताना है। बेसिकली मैं बता दूं, इसके रिलेटिव ही थे अशोक के। ठीक है, और बात कर दूं उसका बेटा और बेटी थे। ठीक है, अशोक के बेटा और बेटी थे जो आगे गए थे, तो आपको नाम बताने हैं उनके। ठीक है, अब होता क्या कि जब ये बढ़ जाता कि बुद्ध धर्म को अपना लेता है, अहिंसा को अपना लेता है, तो उसके जो आने वाले राजा थे, दूसरी बात, जो आने वाले राजा थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है, उधर अफगानिस्तान, उधर बंगाल, नीचे तमिलनाडु, केरला तक ये लोग पहुंच चुके थे। तो इसके बाद के जो राजा थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए। जब इसके बाद के जो राजा थे वो स्ट्रॉन्ग नहीं हुए तो हुआ क्या कि जो राजपाट था वो वीक होना शुरू हो गया, पैसे की कमी होना शुरू होगी, राजपाट वीक होना शुरू हो गया, बाहर से हमले ज़्यादा होना शुरू हो गए। ठीक है, जो इंडो ग्रीक्स थे उन्होंने, मतलब जो ग्रीक्स थे जो छोड़ के आए थे ना उधर ग्रीक्स ऊपर हिंदू कुश पर्वत के ऊपर, वो भी क्या हो गए? वो भी ताकतवर हो गए, उन्होंने एंटर करना शुरू कर दिया। ठीक है, जब ताकतवर शुरू हुआ तो यहाँ का जो मौर्य डायनेस्टी थे वो डिक्लाइन की तरफ जानी शुरू होगी। ठीक है, डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हुई, और इसका जो लास्ट रूलर था उसका नाम था बृहद्रथ। लास्ट रूलर कौन था इसका? बृहद्रथ इज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, तो मगध के ऊपर किसका राज था? बृहद्रथ था, और इसका एक सेनापति हुआ करता था जो उज्जैन में था। उज्जैन जो कैपिटल थी, वहां पे जो गवर्नर था उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। शुंगा, पुष्यमित्र शुंग जो था वो उज्जैन का गवर्नर हुआ करता था। किसके टाइम में? बृहद्रथ के टाइम में। ठीक है, तो बृहद्रथ के टाइम में जब इसका गवर्नर हुआ करता तो ये पॉलिसी, उसकी अहिंसा की पॉलिसी देखकर, जो बाहर से हमले हो रहे थे उन चीजों को देखते हुए इसने क्या कर दिया? इसको मार दिया। किसको मार दिया? बृहद्रथ को मार दिया, और मगध के ऊपर एक नई डायनेस्टी की स्थापना होती है जिसका नाम था शुंग डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी। ठीक है, तो यहां पे मैं एक चीज लिख रहा हूं। ठीक है, मगध मतलब सिर्फ मगध के ऊपर शुंगा डायनेस्टी थी, बाकी जगह क्या हुआ फिर? ठीक है, क्वेश्चन राइज होता है कि अगर मगध के ऊपर शुंग आ गया तो बाकी जगह क्या हुआ? ठीक है, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी जो मैं बता रहा था ना कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो आपको सुननी है, क्योंकि उस स्टोरी के लिए ही आपको जो अगले वाली हिस्ट्री है वो पता लगेगी पूरी की पूरी, किस तरीके से डेवलप हुई आगे की हिस्ट्री। तो जो बृहद्रथ की बात करूं, बृहद्रथ जब डेथ हो जाता है तो मौर्य पीरियड के अंदर जो था आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक, आर्किटेक्चर की मैंने बात करती थी, एक तो उनके जो पिलर्स मिले हैं वो है, दूसरा एक सांची स्तूप, सांची स्तूपा, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। सांची स्तूपा एक यूनेस्को साइट है इंडिया के अंदर, सांची स्तूपा। ठीक है, एमपी के अंदर। ठीक है, सांची स्तूपा को जो बिल्ड किया था वो अशोक ने किया था। सांची स्तूप किसने बनाया था? अशोका ने बनाया था। बोध गया, उसकी डेवलपमेंट, उसकी मरम्मत अशोक ने की थी। बोध गया में जब बोध से जो आपका निर्वाण का प्लेस है तो उसको डेवलप किसने किया था? अशोक ने। तो अशोक, इसको याद रखना, सांची स्तूप से याद रखना। सांची स्तूप आपको याद रखना, अपने नोट के ऊपर भी है ना। एक दूसरा क्वेश्चन, किस नोट के ऊपर सांची स्तूप की क्या है? इस नोट के ऊपर जो सांची स्तूपा उसकी इमेज है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सांची स्तूपा जो है वो अशोक के टाइम में अशोक ने बनाया था। ठीक है, बाद में शुंग डायनेस्टी का आगमन होता है। अब होता क्या है, अब यहां से पूरी की पूरी स्टोरी, अशोक खत्म के साथ ही जो अखंड भारत था वो टुकड़ों में टूट जाता है। कहां पे टूट जाता है? वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है अशोक के बाद। ठीक है, अब इसके बाद की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद की जो स्टोरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, क्योंकि जो पूरी की पूरी इंडिया वो उस स्टोरी के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि यहीं से फ्रेगमेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया हुआ था। क्या हुआ था? फ्रेगमेंटेशन ऑफ
फ्रेगमेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, फ्रेगमेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया की अगर मैं बात करूं तो मतलब जो डायनेस्टीज इंडिया की वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होगी। ठीक है, यहां से जो फ्रेगमेंटेशन था वो हुआ इंडिया का, और फ्रेगमेंटेशन के बाद इंडिया के ऊपर जो थे वो बेसिकली 3 डायनेस्टी ने रूल किया। कितनी डायनेस्टी ने रूल किया? फ्रेगमेंटेशन हुआ और पोस्ट मौर्यन इरा, पोस्ट मौर्यन इरा के बाद जो हुआ वो मुझे मौर्य खत्म हुए, तो मौर्य खत्म होने के बाद इंडिया के अंदर जो थे वो 3 मेन रूलर्स ने इन्वेड किया, 3 मेन रूलर्स ने रूल किया पूरी इंडिया के ऊपर। यहाँ पे बोलते हैं फॉरेन रूलर्स, मतलब जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट था वहां पे क्या था, वहां पे जो था वो फॉरेन रूलर्स ने इन्वेड किया। किसने इन्वेड किया? फॉरेन रूलर्स जो थे। ठीक है, फॉरेन व विदेशी ताकतों ने, मतलब आपका जम्मू कश्मीर, आपका राजस्थान तक, गुजरात तक, या पाकिस्तान वाला हिस्सा जो गंदार वाला हिस्सा है, वहां पर जो रूल करने वाले थे वो फॉरेन रूलर बाहर से, मतलब सेंटर एशिया से लोगों ने इन्वेड किया था इंडिया के अंदर और उन्होंने रूल किया। ठीक है, अगर मैं सपोज करूं इंडिया के नक्शे की बात करूं, इंडिया का नक्शा अगर मैं इस तरीके से लेके चलूं इंडिया का नक्शा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो ये वाला हिस्सा था, ये वाला जो हिस्सा था, यहाँ पे फॉरेन रूलर्स थे। यहाँ पे कौन से थे? फॉरेन रूलर्स थे। फॉरेन जो बाहर से विदेशी ताकतें थी, विदेशी राजे थे, उन्होंने रूल किया। इस सेंटर इंडिया के अंदर जो था वो आपके जो थे इंडियन रूलर थे, उन्होंने रूल किया। ठीक है, देशी या मतलब अपना डोमेस्टिक रूलर जो थे उन्होंने रूल किया। यहाँ पे जो था ये कलिंग फिर अलग हो गया। यहाँ पे एक नए वंश की स्थापना हुई जिसका नाम था खेदी वंश। क्या नाम था? शेदी वंश। यहाँ पे किसका था? शेदी वंश। और ये तमिल जो था, जो साउथ वाला हिस्सा छूट गया था, यहाँ पे अलग रूलर्स ने डिवाइड किया। यहाँ पे जो अलग राजे थे वो बने। ठीक है, और यहाँ पे एक नई ताकत आई, ये मतलब इंडिया रूलर ही थे यहाँ पे, और ये था आपका तमिल या शायद डेक्कन रूलर, जिसे हम संगम एज भी कहा जाता है। इस एज को क्या कहा जाता है? यहाँ पे कौन सी एज डेवलप हो रही थी? संगम एज। संगम एज में आपको बता दूं, संगम एज के ऊपर जब उस पे ऊपर आऊंगा तो आपको बताता हूँ संगम एज थी क्या और किस तरीके से डेवलप हुई। तो जब मौर्यन की खत्म हो गया, मौर्यन खत्म करके शुंग ने नई डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया, तो हुआ क्या, जो इंडिया था वो टोटल छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हो गया। छोटे छोटे राज्य मतलब छोटी छोटी डायनेस्टी में डिवाइड हो गया। नॉर्थ वाला हिस्सा, नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा जो फॉरेन रूलर थे उन्होंने ले लिया। सेंटर वाला जो हिस्सा था वो डोमेस्टिक रूलर या जो इंडियन रूलर थे, देशी राजा थे, उन्होंने ले लिया। ठीक है, उसके बाद जो तीसरे थे वो आपका संगम डायनेस्टी, मतलब तमिल रूलर। यहाँ से तमिल रूल जो थे वो भी शुरू होता है। तमिल लिटरेचर की बात करेंगे, तमिल लिटरेचर लिखना शुरू हुआ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होता है, इंडिया के पोस्ट मौर्यन पीरियड था उसके अंदर इस तरीके से इंडिया की वो फ्रेगमेंटेशंस होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फॉरेन रूलर की बात करूं तो जो फॉरेन रूलर इंडिया के अंदर थे, सबसे पहले जो यहाँ पे जब मौर्य थे उस टाइम हमने बात की थी कि ग्रीक्स इंडिया के अंदर काम कर रहे थे। ठीक है, तो जब मौर्य खत्म हुए तो इन्होंने अपने आप को इंक्रीज करना शुरू कर दिया और नॉर्थ वाला हिस्सा इन्होंने कर लिया। वहां पे आए इंडो ग्रीक। कौन से आए? इंडो ग्रीक। फॉरेन कौन से आए? सबसे पहला जो रूल आया दैट इज नोन एज द क्या नाम उसके? इंडो ग्रीक्स। दूसरे थे आपके साका और साकेतियन। तीसरे थे आपके पार्थियन। तीसरे कौन से थे? पार्थियन। और चौथे थे आपके कुषाण। ठीक है, इंडो ग्रीक के अंदर जो राजा थे वो कौन थे? आपके साका या साकेतियंस थे, दूसरा पार्थियंस थे, तीसरा थे कुषाण। ठीक है, तो ये जो राजा थे ये इस पीरियड के अंदर आए थे। अपना जो फॉरेन रूलर थे जिन्होंने इंडिया के अंदर रूल किया, कहां पे किया? इस वाले हिस्से के ऊपर। ठीक है, तो कुषाण कौन कौन से? इंडो ग्रीक, शाका, पार्थियन और कुषाण। ठीक है, जिनके ऊपर हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट के ऊपर थे ये लोग थे, इंडो ग्रीक, शाका, पार्थियन और कुषाण जो थे। यहाँ पे मैं बात करूं शुंग के बाद। ठीक है, यहाँ पे जो मेन डायनेस्टी थी, जो इंडियन डायनेस्टी, या अपने मैं बात करूं डोमेस्टिक जो रूलर थे, डोमेस्टिक रूलर की बात करूं
तो यहां पे जो मेन डोमेस्टिक रूलर थे उनका नाम था, एक तो है शुंग वंश, उसके बाद कणव, शुंग के बाद कणव वंश, उसके बाद सातवाहन जिन्हें आंद्राज भी कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? आंद्राज। ठीक है, तो शुंग, दूसरे कणव, तीसरे सातवाहन, ये 3 मेन रूलर थे जिन्होंने इस एरिया पे रूल किया। ठीक है, दूसरे कौन से थे आपके? जो आपके डोमेस्टिक थे वो कौन से थे आपके? डोमेस्टिक जो थे आपके शुंग, कणव, उसके बाद सातवाहन जो थे वो आई थी डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो कलिंग वाला था, यहाँ पे शेड्डी डायनेस्टी थी जिसका राजा था खारवेला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खारवेला जो था इंपॉर्टेंट राजा, इसके बारे में बात होगी। तो शेड्डी वंश कहाँ पे था आपका? यहाँ पे अपना कलिंग वाले उड़ीसा वाले एरिया पे। अब जब हम संगम एज की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो एज है वो संगम एज है, जिसके ऊपर क्वेश्चन पुट होता है आपका। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं संगम एज जो थी वो अप्रोक्सीमेटली 200 BC से लेकर 300 AD तक रही है। अप्रोक्सीमेटली 5 साल का ये टाइम पीरियड था संगम एज का। इसमें बेसिकली डेवलपमेंट किसकी? तमिल लिटरेचर की। किसकी? तमिल लिटरेचर की डेवलपमेंट हुई। किसके अंदर? संगम एज के अंदर। किसकी डेवलपमेंट हुई थी? तमिल लिटरेचर की डेवलपमेंट हुई। और इस तमिल लिटरेचर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो 3 डायनेस्टीज यहाँ पे हुई हैं संगम एज के अंदर। ठीक है, साउथ के अंदर जो 3 डायनेस्टी में डेवलपमेंट हुई है, एक थे चोला, दूसरे थे पांड्या, तीसरे थे आपके चेरा। ठीक है, तो 3 डायनेस्टीज इंपॉर्टेंट हुई हैं साउथ के अंदर उस टाइम। वन इज द चोला, सेकंड वन इज द पांड्या, थर्ड वन इज द चेर। ठीक है, चोल, पांड्या एंड चेर, ये 3 लोग थे जो आफ्टर मौर्यन टाइम के बाद जो आपका साउथ के अंदर, ये पहली राजशाही जो साउथ के अंदर डेवलपमेंट हुई थी वो यहीं पे थी। यहीं पे तमिल लिटरेचर का, ठीक है, तमिल लिटरेचर मतलब जो बेसिकली इसको संगम एज होता क्या है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने क्या देखा, जितना कुछ हो रहा था वो नॉर्थ के अंदर हो रहा था, साउथ के लोगों को इतना पता नहीं था। लेकिन जब शौक आया तो उसने क्या कर दिया, साउथ तक अपने आप को जीता लेके चला गया। तो जब 2 लोग आपस में, साउथ और नॉर्थ के लोग आपस में मिले, तो उनके विचार मिलने शुरू हुए, उनकी बुक्स के बारे में पता लगना शुरू हुआ, उनकी लिटरेचर के बारे में पढ़ना शुरू हुआ। तो ऑटोमेटिकली क्या, उन लोगों के अंदर भी क्यूरियोसिटी जागी कि था क्या। तो उसको समझने के लिए उन दोनों के मतलब विचार, जो नॉर्थ और साउथ के लोग, उनके जब आपस में विचारों का आदान प्रदान हुआ, लिटरेचर का आदान प्रदान हुआ, उनको समझा गया, पढ़ा गया, उनके बारे में लिखा गया, तो इस एज को कहा जाता है संगम एज। इस एज को क्या कहा जाता है? दिस एज इज नोन एज द संगम एज। और इस संगम एज के अंदर ही सारे का सारा आपका ये लिटरेचर लिखा है, जिसमें इन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। चोला, पांड्या और चेराज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इनकी काउंसिल्स हुआ करती थी। तोलाकप्पियम बात करेंगे, तोलाकप्पियम एक फेमस बुक है जो तोलाकप्पियार ने लिखी है, एक ग्रामर बुक है तमिल की। ठीक है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो ऑटोमेटिकली अब हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे ही आपका क्या टूटा, पोस्ट मौर्यन पीरियड के अंदर जो मौर्य डायनेस्टी थी वो टूटी, वो नॉर्थ में फॉरेनर के पास चलेगी, सेंटर के अंदर इंडियन रूलर ने काम किया, और साउथ के अंदर कौन से थे, वो आपके साउथ अंदर। हम लोगों ने क्या देखा, इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि जो हम लोगों ने डिवाइड किया, इंडिया को जो डिवाइड किया, ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो रूल थे उनको डिवाइड किया। ठीक है, इंडिया के अंदर रूल को डिवाइड किया, तो एक हो गए आपके फॉरेन रूलर्स, सेकंड है डोमेस्टिक रूलर, थर्ड वन इज द संगम एज। तीसरा कौन सा हो गया? तीसरे रूलर कौन से थे? ये आपके कहां से, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ये कहां पे है आपके नॉर्थ वेस्ट की तरफ। कौन कौन से आपके? वन इज आपके इंडो ग्रीक, सेकंड वन इज द साका और साकेतियन, थर्ड वन इज द पार्थियन, फोर्थ वन इज द कुशान्स। तो इन्होंने कहां पे रूल किया? सारा नॉर्थ इंडिया के ऊपर। सेंटर इंडिया के अंदर ये थे, सेंटर इंडिया के अंदर, सेंटर इंडिया मतलब आपका यूपी, बिहार, आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद ये नीचे सातवाहन भी डेवलप हुए तो नीचे। ठीक है, तो ये सेंटर इंडिया के अंदर थे सारे सेंटर और दक्कन के, सेंटर एंड डेक्कन इंडिया, सेंटर एंड दक्कन इंडिया, डेक्कन इंडिया थी उसके ऊपर थे। और इस पे कौन से थे? शुंग, कणव एंड सातवाहन।
और जिसको हम बोलते हैं आंध्राज। वेदों में आंध्राज के नाम से भी जाना जाता है। वेद जो ऋग्वेद है उसमें इसका नाम आंध्राज के नाम से भी जाना गया है। उसके बाद लास्ट वन इज दैट इज संगम एज। संगम एज के अंदर इसे साउथ इंडिया के अंदर डेवलप हुई। कहाँ भी? साउथ इंडिया, मतलब जो साउथर्न पार्ट था इंडिया का, वहां पे डेवलप हुई। इसके अंदर जो 3 राजा थे डेवलप हुए। वन इज चोलाज, सेकंड वन इज द पांड्यास, थर्ड वन इज द चेर। चोला, पांड्या एंड चेर, ठीक है। चोला, पांड्या एंड चेर जो थे वो इस डायनेस्टी के अंदर रूल करने के लिए हुआ था, ठीक है। तो ये थे आपके 3 डायनेस्टी जो हमारी पूरी इंडिया को कन्वर्ट होती है बाद में, जब पोस्ट मौर्यन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसी के ऊपर हम लोग जो कल से लेक्चर रहेगा वो ये डायनेस्टीज के ऊपर काम करेंगे कि ये डायनेस्टी के अंदर क्या हुआ, इनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, इनके सिंबल्स कैसे थे, ठीक है, कौन कौन सा राजे बने, किस किस तरीके से, कौन कौन चीज़ इनके अंदर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था सबका सारा का सारा पोस्ट मौर्यन इरा की, क्या पोस्ट मौर्यन इरा की एक पूरी की डेफिनेशन जो स्टोरी में बात कर रहा था कि क्या हुआ कि टूट गया इंडिया। इंडिया टूटने के बाद छोटे छोटे राजाओं में डिवाइड हो गया और राजाओं के बाद ये कुछ रूलर थे जो इंडिया के अंदर आए, ठीक है, जिनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। आई होप कि ये सारी की सारी जो चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी, ठीक है। अगर फिर भी कोई चीज़, तो मैंने कल भी लिखा था, जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि एजिलाइट उन्ना एक जगह है, एजिलाइट उन्ना करके यूट्यूब चैनल है हमारा, वहाँ पे आप हमारे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को पता लग जाएगा कि जो हिस्ट्री है वो किस तरीके से आगे चली है, किस तरीके से डेवलप हुई है। तो हम लोग बेसिकली हम लोगों ने अपना बेसिक कुषाण एज, जो पाषाण एज था वहाँ से शुरू किया था, ठीक है। पेलियोलिथिक एज से शुरू किया था, उसको करते करते हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन किया, उसका वैदिक इरा किया, जैनिज्म बुद्धिज्म करने के बाद अब हम राजशाही डायनेस्टी सिस्टम के ऊपर पहुंचे हैं। तो इसी डायनेस्टी सिस्टम के ऊपर हम लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मगध एम्पायर की बात की, डिफरेंट डायनेस्टी रूलर्स की बात की, मगध की बात की जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा था अशोक के, उसके बारे में बात की। और उसके बाद सबसे लास्ट में जो बात थी वो हम लोगों ने किया कि पोस्ट मौर्यन, जब मौर्य इंडिया के अंदर खत्म हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको खत्म होने के बाद जो इंडिया वो कैसे कैसे डिवाइड हो जाता है उसके ऊपर हम लोगों ने बात की कि इंडिया जो है वो इतने पार्ट में डिवाइड होता है और ये कुछ मेन मेन राजा जो उस टाइम आते हैं, इनके ऊपर जो वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, ठीक क्लास। तो इसी क्लास आज का जो लेक्चर है वो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। कोई क्वेरी है तो उसके बाद हम अभी डिस्कस करें, हम बैठ सकते हैं मेरे साथ। हाँ, तो क्लास आई होप कि लेक्चर